वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 9th जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसका चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंसेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर में जो है बात की गई है कि कैसे हैं हम जो साइंस है उसकी जर्नी को जॉयफुल बना सकते हैं, साइंस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइंस जो है वो डिस्कवरी की जर्नी है जिसमें हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नए नए टूल्स जो हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका जो साइंटिफिक माइंडसेट है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम जो है ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्यूरियोसिटी के बारे में बात करेंगे। और जो लैंग्वेज है, ठीक है, कि कैसे जो साइंस है वो किस लैंग्वेज में आपसे जो है वो इंटरेक्ट करती है, हम उस बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा पावर ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है और स्ट्रेंथ ऑफ फेलियर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि आपने जो अपनी मिडिल स्टेजेस थी 6 टू जो 8th क्लास की जो आपकी क्लासेस थी, ये उसमें जो आपके जो साइंस के जो चैप्टर्स थे वो किससे ड्राइव किए गए थे? वंडर से। ठीक है, उन चैप्टर्स में आपने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड को। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे थे कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे चीज़ें जो है वो काम करती है। लेकिन जब आप सेकेंडरी स्टेज में आते हो, ठीक है, 9th-10th की जब आप क्लासेस में आते हो, तो यहाँ पे आप उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा आपको डीपली एक्सप्लोर करना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है। अब हम फोकस करेंगे कि क्या जो हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हमने अपनी मिडिल क्लासेस में की थी, ठीक है, उनको हम मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वेशंस में कैसे उनको समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, उनके लिए मॉडल्स कैसे बना सकते हैं और कैसे हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। इस सारे बातों के बारे में इस चैप्टर पर जो है वो जोड़ दिया गया है। मेनली साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई है। नाउ यहाँ पे अब दो चीज़ें मेंशन हैं जो इस बुक में चैप्टर में मेंशन की गई है। पहला ऑब्जर्वेशन का और दूसरा डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है और जो कंपास है वो आपको हर पेज पे मिलेगा जहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है। मैग्नीफाइंग क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे कि हमें जो अपना चारों तरफ का जो वर्ल्ड है उसको क्लोजली देखना है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हमसे नहीं छुपनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखना, ताकि कोई भी छोटी से छोटी जो डिटेल है वो हमसे छुपे नहीं, यानी कि जो दूसरे मिस कर देते हैं उन डिटेल्स पे पर भी ध्यान देना। अब बात करते हैं कंपास की। कंपास क्या शो करता है? डायरेक्शन, यानी कि जो भी चीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हो, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। बिना डायरेक्शन के अगर आप ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करोगे, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, तो आप कभी भी अपनी ये जो गोल है उसको अचीव नहीं कर सकते। तो हमेशा जो भी आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उसके बारे में हमेशा राइट क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, राइट टूल्स होने चाहिए। ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए सही टूल्स होने चाहिए आपके पास। उसको जो पैटर्न डेवलप कर रहे हो उसका मॉडल अगर बना रहे हो तो उसके लिए हमेशा सही जो टूल्स हैं उसका आपको यूज़ करना है। इसके अलावा हमारी जो आइडियाज़ की लिमिट है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हम इस चीज़ को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो इन दो कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, यानी कि ऑब्जर्व भी करना है हमें, डीपली एब्जॉर्व भी करना है चीज़ों को, और एक डायरेक्शन भी जो है लेके चलनी है। नाउ अब बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि हमारे ये चारों तरफ जो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, अब हम हर एक छोटी से छोटी जो डिटेल है उस पर ध्यान नहीं दे सकते। हमें जो चीज़ काम की चाहिए लगती है हम सिर्फ उसी की डिटेल्स को देखेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिल्टर का बताया गया कि कैसे हम चीज़ों को, जो हमें पर्टिकुलर एक कंसेप्ट के बारे में जानना है, तो हम खाली उसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, उसी से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है उनको फिल्टर आउट करते हैं और फिर उसका एक जो साइंटिफिक मॉडल है वो तैयार करते हैं। मॉडल क्या है हमारा? ये सिंप्लीफाइड वर्जन है रियलिटी का। ठीक है, जब हम डेलिबरेटली यानी कि खुद से ही चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डिटेल्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो हम चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो हम आंसर्स की खोज करना चाह रहे हैं, उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए वो जो डिटेल्स हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं, इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं? खुद से ही इग्नोर कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे मॉडल बिल्डिंग के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पे हम फिजिक्स का लेके एग्जांपल चल रहे हैं। कार जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो कार में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें जब हम फिजिक्स में इसकी बात करते हैं तो पूरे ये अगर आप अर्थ को लेके चलते हो या यूनिवर्स को लेके चलते हो तो इसको हम सिंप्लीफाइड वे में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, यानी कि कार को हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में फिजिक्स में जो है वो शो करते हैं कि ये
कार है, अगर हमें एग्जांपल देना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार है उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और इसने इतने टाइम में इतना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स जो रियलिटी का जो मॉडल था, ठीक है, उसको एक साइंटिफिक मॉडल में कन्वर्ट किया है। सो नेचुरल वर्ल्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और सारी चीज़ों की डिटेल में स्टडी करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये सभी को पता है। सो हम जो मॉडल्स हैं उनको सिंप्लीफाइड बनाते हैं ताकि हम उन्हीं चीज़ों को फोकस कर सकें जो कि हमारे ये जो कंसेप्ट है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड है और उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। नाउ अब और जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में गिवन है, पहला है बाईसाइकिल राइड का, ठीक है। आप देखते हो कि हमारा आपको एक मॉडल बनाना है जब आप अपने जो है साइकिल से घर से स्कूल जा रहे हो उसके लिए, ठीक है, तो आप क्या माइंड में रखोगे कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपकी स्पीड क्या है और आपने कहाँ कहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ पे आई हैं और कहाँ कहाँ पे आप रुके हो। ये जो डिटेल्स हैं वो आपको माइंड करनी है, ठीक है। अब जो डिटेल्स आपको इग्नोर करनी है, ठीक है, जिनका कोई आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं, वो क्या है कि कलर ऑफ द बाइक, इससे कोई भी आपकी वो नहीं है, ठीक है, टायर का ब्रांड कौन सा है, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, इसका थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो हमें अगर फिजिक्स में अगर हम लेना है मॉडल, अगर हमने करना है जैसे हमने लिया, तो घर से हमें स्कूल जाना है तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड की कितनी स्पीड हमें लगी है यहाँ से होम से स्कूल जाने में वो, और ट्रैफिक लाइट्स कहाँ आई यानी कि कहाँ कहाँ पे हमने पोज किया। तो ये जो डिटेल्स हैं वो हमारे लिए मायने रखती हैं। बाइक का कलर, टायर का ब्रांड, ये सब हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। तो हमने डेरिवेटली जो है इन डिटेल्स को इग्नोर किया और जो डिटेल्स हमें अपने दिमाग में रखनी थी, जिनका इंपॉर्टेंस था, उनको हमने रखा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, क्रिकेट शॉट का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आपको इसका मॉडल बनाना है कि एक क्रिकेट बैट ने एक बॉल को हिट किया है क्रॉस द बाउंड्री, यानी कि 6 उसने जो है लगाया है। तो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो रखनी होंगी कि बाल का मास कितना था, स्पीड क्या थी और डायरेक्शन कौन सी थी। तो ये डिटेल्स आपको माइंड में रखनी है। इग्नोर करने वाली कौन कौन सी डिटेल्स है, किस ब्रांड का बैट था, ग्रास का अमाउंट कितना था लोन में, अरे जब जो आपकी बॉल है वो ग्राउंड पे गई नहीं, ठीक है, सीधा 6 है, उसने सीधा एयर में ही अपना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ग्रास का अमाउंट तो कोई उसके लिए डिटेल है ही नहीं। और इसके अलावा जो बाल पे थ्रेडिंग थी वो कैसी थी, उसका कलर कैसा था, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, तो इनको हम इग्नोर करते हैं। नाउ अब इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हैं। अब आपको पता लगाना है कि जो बॉल है उसने बाउंड्री को क्रॉस कैसे किया, ठीक है, और क्यों किया। तो मास ऑफ द बॉल, स्पीड और डायरेक्शन, ये चीज़ें रखने वाली हैं जो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। और इग्नोर क्या क्या करना है आपको, बैट ब्रांड, कलर्स, ग्रास हाइट, थ्रेड स्टिचिंग, ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो हैं वो आपको इग्नोर करनी है क्योंकि इनसे आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ले सकते हो। सिमिलरली दूसरा जो है, वाई आर स्टार्स डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो आप क्या माइंड में रखोगे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर क्या है, ठीक है, आयन फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये चीज़ें, ये डिटेल्स आपको माइंड में रखनी होती हैं। आप क्या इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल एटम की जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है, उनकी जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल रिएक्शंस हैं वो कैसे हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। सो अगर आप डिटेल्स को इग्नोर कर रहे हो तो ये एक मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये आपकी डेलिबरेटली चॉइस है जो आपने खुद चूज किया है ताकि जो चीज़ें हैं उनको आप सिंपल बना सकते और जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आंसर्स हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें उनके आंसर्स मिल सकें। नाउ अब बात करते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज की, ठीक है। सो हम एवरी वर्ड डे के जो वर्ड्स हैं, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, साइंस में काफ़ी सारे जो टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो हमने इनके लिए एक पर्टिकुलर जो सिंबल है, ठीक है, साइंटिफिक सिंबल, वो डिसाइड किया हुआ है ताकि ओवरऑल कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पे भी जाएं, कोई भी अगर आप इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, कोई भी मॉडल पे काम कर रहे हैं या किसी तो आप इन सिंबल्स में कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो मैटर क्यों करती हैं, ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, ठीक है, जो कि मिड एयर जो है वो आउट ऑफ फ्यूल हो गया, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उसकी ग्राउंड क्रू थी, ठीक है, उसने जो फ्यूल का अमाउंट था वो पाउंड्स में मेजर किया था इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंफ्यूजन है वो किस वजह से हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है एक ना यूज करने की वजह से, इसीलिए जो आपका फ्यूल का अमाउंट था वो 15,000 लीटर्स कम पड़ गया था। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं उनका हम यूज करते हैं ताकि कोई भी डिजास्टर ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हमेशा जो आपका रिजल्ट आए वो वैलिड आए, रिलायबल आए, हर जगह एक जैसी ही सिचुएशंस में आप उनको देखें। तो ये आपका एग्जांपल है जहाँ जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे वो आउट ऑफ फ्यूल हो गया। सिमिलरली दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो जो मास की एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। इट मीन्स अगर आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओगे तो 1 किलोग्राम में आपको एग्जैक्ट सेम अमाउंट जो है वो हर जगह देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप ग्लोबली कंपेरिजन कर सकते हो, जो एरर्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड करने की। जब हम 6 to 8 में थी तो हमने कभी इतनी सारी इक्वेशंस नहीं पढ़ी थी, ठीक है, इतने सारे फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं किया था। लेकिन जब आप 9th-10th में आते हो, ठीक है, मिडिल एज में जब आप आते हो, तब यहाँ पे आपको फोर्स, वर्क, रिएक्शन, ये वर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम स्पेसिफिक सिंबल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे हमने इनके लिए एक पर्टिकुलर जो सिंबल है वो डिसाइड किया हुआ है ताकि हमें कम्युनिकेट करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसीलिए हमने इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो भी डिसाइड की गई हैं। लेकिन अब हमको कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है, इन जो टर्म्स हैं उनको एक दूसरे से रिलेट करना है। तो हम इनको रिलेट कैसे करेंगे एक दूसरे से, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ में आता है, मैथ। मैथ जो है वो कैसे यूज़ में आएगा, अब आप कहोगे हम पढ़ साइंस रहे हैं, आप हमें मैथ के बारे में बता रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें जो जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने बताना है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो उस पर कितनी फोर्स अपने अप्लाई करी है। तो इसमें हमने फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मास के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका मास कितना है, और हमें डायरेक्शन कि कितने डिस्टेंस में हमने मूव किया है, या एक्सेलरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन ये हमारी क्वांटिटीज हैं, और ये हमने सिचुएशन ली है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो क्वांटिटीज आइडेंटिफाई हो गई है, सिचुएशन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आप इसमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप का यूज करोगे कि कैसे जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे अब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आपने जो एक रिलेशन है वो बनाया है क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है वो आपका एक कैलकुलेशन टूल ही नहीं है, ठीक है, ये एक लैंग्वेज आप कह सकते हो जिससे आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि कैसे जो चीज़ें हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, उतना ही आप एक्सेलरेशन और फोर्स पे इफेक्ट देखोगे। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो भी आपको फोर्स पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम एक दूसरे को जो है रिलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मेंशन है, इसमें हमने स्पीड का एग्जाम्पल लिया है। स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। सो इसमें आप रिलेट कर रहे हो कि कैसे डिस्टेंस और टाइम जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और कैसे वो स्पीड को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो डिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा है और टाइम कम ले रहे हो आप, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस को आपने कम टाइम में ट्रेवल किया तो स्पीड ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स रिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है, स्पीड और टाइम में जो है आपको इनवर्स रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होगा तो होगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर सेम डिस्टेंस को कम टाइम में कर रहे हो तो स्पीड ज़्यादा, सेम डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में कर रहे हो तो स्पीड कम। सो मैथ क्या है, एक तरीका है जिससे आप क्लियरली चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। आपको इक्वेशंस को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो सिचुएशन है उसको समझें कि कैसे क्या सिचुएशन है, कौन सी क्वांटिटीज उसमें यूज़ हो रही हैं, और कैसे हम उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो मैथ हमें एक तरह से रीज़न देता है कि कैसे हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। एक जो आपका कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है उसको सिंपल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे बात करी गई है इस चैप्टर में लॉ, थ्योरी एंड प्रिंसिपल की। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ की।
सो लॉ क्या काम करता है, ठीक है, आपने बहुत सारे लॉ के बारे में पढ़ा होगा अब तक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक रेगुलर पैटर्न जो है आपको नेचर में दिखाई देता है। तो जब कि कोई एक चीज लो हमें पैटर्न के बारे में बताती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में जो है अगर वो हो रही है तो वो क्या कहलाता है, आपका लॉ कहलाता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कि जैसे अगर आप बस एकदम से रुक जाती है, ठीक है, तो आपको एक धक्का लगता है, ठीक है, आप आगे की तरफ जाते हो, और जब एकदम से चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते हो। तो ये क्या है, लॉज ऑफ मोशन है, जिसमें एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अब थ्योरी क्या काम करती है, जो आपका लॉ है अगर उसको आप टेस्ट कर रहे हो और आपके पास एविडेंस है तो वो क्या बन जाती है, आपकी थ्योरी बन जाती है, सिर्फ गैस नहीं रहता है, ठीक है। अब इसमें देखो एग्जांपल्स दिया गया है, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो कैसे बनते हैं। आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की होगी, ठीक है, बोह्र थ्योरी है। तो काफी सारी जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो टेस्टिंग और जो एविडेंस है उसके ऊपर वो बेस्ड है, खाली गैस नहीं है वो। अब प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल हमें एक ब्रॉड आइडिया देता है या रूल देता है, ठीक है, जिससे हम जो सिचुएशन है उसको एक कॉमन सेंस जो है उसकी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जब आप स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहे हो तो उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन कभी भी उसका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होता है। सो ये यहाँ पे तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब आगे बात करते हैं जो साइंस है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जो आपको मॉडल है या लॉ है वो बताना है, ठीक है, कोई भी गैस कोई भी एक रेगुलर ऑर्डर या पैटर्न आपको जो है वो देना होता है, ठीक है। जब आप उसको रीजनेबल बना देते हो, ठीक है, उसके जो एविडेंस हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक आउटकम आती है जो आपका क्या बन जाती है, आपकी थ्योरी बन जाती है। फिर उसकी कंपेयर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अगर मैच हो जाती है तो इसका मतलब आपका जो आपने लॉ बनाया था वो सही है, जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अगर नहीं आता, मिसमैच होता है, तो आपको री एग्जामिन करना है, क्यों क्यों मिसमैच हुआ, जो हमने सोचा था वो वैसे क्यों नहीं हुआ, क्या क्या यहाँ पे और ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या क्या वेज हो सकते हैं जिससे हमारा लॉ जो है वो काम करे। सो जो फेलियर्स हैं वो वीकनेस नहीं होती हैं, ठीक है, और असली जिंदगी में भी ये काफी काम करते हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज में फेल हो रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जिंदगी आपकी ऐसे जाएगी, उनसे सीखें और उनसे आगे जो आपकी लाइफ है उसमें और अच्छा आप परफॉर्म करें, ठीक है। सो जो साइंस है वो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ देता है आपको चीजों के बारे में सीखने की, ठीक है। जो नेचर है वो अपने आप आपकी जो आइडियाज हैं उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि इट विल रेन बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। एक सिंपल है कि भाई आपको स्टेटमेंट गिवन है कि भाई बादल हो रखे हैं तो लगता है कि बारिश होगी। अब आपने यहाँ पे प्रिडिक्शन किया है, अब ये प्रिडिक्शन ट्रू होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, कि अगर ह्यूमिडिटी कितनी है आपके एटमॉस्फेयर में, जो टेम्परेचर है, जैसे बारिश से पहले थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है वैसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका जो प्रिडिक्शन है वो सही है और आपके पास मेजरेबल एविडेंस भी है, पास्ट पैटर्न्स जो है आप उनसे उसको कोरिलेट कर सकते हो। तो इस तरह से जो प्रिडिक्शन है उसको आपने एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक टेस्ट में कन्वर्ट किया है और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही क्रिकेट मैच का भी जो है यहाँ पे प्रिडिक्शन आप देखते होंगे कि जब मैच देखते हैं घर में बैठ के, तो ये टीम जीतेगी या दूसरी टीम जीतेगी, तो ये किस पे वर्क करता है जो आपके एविडेंस है, क्योंकि उनके पिछले मैच में परफॉर्मेंस कैसी थी, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, कितने उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपके जो प्रिडिक्शंस हैं वो सही हो सकती हैं। तो जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो आपके जो यस या नो वाली जो गैसेस हैं, ठीक है, जो आप जनरली गैस करते हो उनको टेस्टेबल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करती है। और अगर उन टेस्टेबल क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलता है, आप रिलेट कर पाते हो, उसके लिए आपके पास एविडेंस है, सपोर्ट है उनको फेवर में, तो आपके जो प्रिडिक्शंस हैं वो सही हो जाते हैं। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने उसको साइंटिफिकली ही जो है वो थिंकिंग डेवलप करी कि कैसे आपकी जो ये गैस है वो सही हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक और एग्जांपल मेंशन है एनसीईआरटी में, कि बताना है एक फैमिली है उसको 4 मंथ के लिए कितना राइस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली ग्रेन काउंट नहीं बताना कि कितने दाने चाहिए होंगे, ठीक है, सिर्फ हमें एक जनरल अमाउंट वहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कि एक फैमिली जो है उसको नियरली 2000 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। सो उसको पूरे उसमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। सो टन्स यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो कि टन बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक रीजनेबल अगर आप अमाउंट देखोगे तो रफली 10 to 15 kg जो है एक रीजनेबल रेट है। सो ये जो आपका इंट्यूशन डेवलप करता है, ठीक है, और इससे आप अपने जो एरर्स है उनको इजिली जो है डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो प्रिडिक्शन है वो इम्पॉसिबल भी नहीं चाहिए, ठीक है, ना कि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। एक रीजनेबल आपको जो आंसर है एक सिचुएशन के लिए एक वो रिक्वायर्ड होता है। तो आपकी प्रिडिक्शन हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, बताना है कि हमें कितनी लीटर ऑफ एयर जो है वो एक दिन में रिक्वायर्ड होती है ब्रीथ करने के लिए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हम कितना 15 to 18 पर मिनट ब्रीथ करते हैं, ठीक है, इतनी ब्रीथ आपके पर मिनट में आती हैं। फिर एक जो अगर हम दिन में बात करते हैं तो 24 आवर्स होते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इतनी मिनट्स आती हैं, तो नियरली 20,000 ब्रीथ्स आपकी बनती हैं। अब इतनी ब्रीथ्स के लिए कितनी एयर रिक्वायर्ड होगी वो आपको बताना है। तो वॉल्यूम पर ब्रीथ निकालेंगे हम कि कितनी ब्रीथ वॉल्यूम हमें पर ब्रीथ में चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो 2 लीटर का बलून है उसको फुलाने के लिए आपको लगभग 4 ब्रीथ यानी कि 4 बार आप उसमें जब हवा भरते हो तो वो फिल हो जाता है। सो एक ब्रीथ का अमाउंट कितना हुआ, 0.5 लीटर्स के नियर हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इतनी ब्रीथ को जब 0.5 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली कितना आता है आपका 10,000 लीटर ऑफ एयर पर डे, इतनी एयर हमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमने एक जनरल जो कंसेप्ट है उससे आपकी ये वैल्यू निकली है, इसमें हमने ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं किए, ज़्यादा कोई डिटेल्स वगैरह में हम नहीं गए हैं, तो एक जनरल वैल्यूज हमें है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो आप काम कर रहे हो वो कितना होगा। तो यहाँ पे अगेन इसी कंसेप्ट को बताया गया, पावर ऑफ एस्टिमेशन। आपने क्या किया, एस्टिमेट किया है उस वैल्यू को, एक रीजनेबल जो वैल्यू है वो आपने साइंटिफिक तरीके से ढूंढी है। तो 15 ब्रीथ्स पर मिनट, 16 to 24 जब आप करते हो तो 1440 मिनट्स आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली 20,000 आता है आपका। एक ब्रीथ में 0.5 लीटर्स की वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है, तो 20,000 में कितनी होगी, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका आंसर आएगा। सो एग्जैक्ट वैल्यूज हमेशा साइंस में ज़रूरी नहीं होती हैं, रफ एस्टिमेट से भी आपका जो इंट्यूशन है वो बन जाता है, ठीक है। एरर्स को आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो आपका आंसर है वो रीजनेबल है या नहीं है। अब बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में। जो साइंस है, ठीक है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में हम खाली फिजिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री को नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो साइंस है जिसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, अर्थ साइंस भी आता है, ठीक है, ये सेक्शन अभी इसी साल एनसीईआरटी ने ऐड किया है साइंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेट होती हैं, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है वो इन सभी चीज़ों का यूज़ करती हैं, तब आपका जो सोल्यूशन है वो बनता है। क्योंकि जो नेचर है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, कोई भी नेचर ने डिवीजन नहीं कर रखा कि ये जो चीज़ है इस पे से फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, केमिस्ट्री के ही लगेंगे या बायो के ही लगेंगे, ठीक है। अगर आप बायो में भी बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, सेल, सेल के अंदर भी आपको जब आप और उसमें जाते हो तो उसके जो बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो किससे बने होते हैं, मोलिक्यूल से बने होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री देखने को मिल रही है। फिर अगर आप उनके प्रोटीन मॉडल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिजिक्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक इंटर रिलेशन आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, या मेडिसिन डेवलप कर रहे हो, तो खाली एक ही चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सब चीज़ों को मिला के चलना होता है, तभी आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सो साइंस की कोई बाउंड्री नहीं है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है वो है जो आपके मास्क हैं, ठीक है, सर्जिकल मास्क का एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। कोरोना टाइम में आप देखोगे कि जो सर्जिकल मास्क थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर जो बनाया गया है कि किस तरह के मास्क जो हैं वो सही रहेंगे कोरोना जो है के वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसको हम इनहेल ना करें। तो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री का भी यूज़ किया, मैथमेटिक्स का भी, बायो का भी एंड फिजिक्स का भी। तो सब चीज़ें जो है कंबाइन होके तब आपका जो ये मॉडल है वो तैयार हुआ है। सो केमिस्ट्री में हमने देखा कि जो फाइबर्स हैं, पॉलीमर फाइबर्स हैं,
उनकी प्रॉपर्टीज देखिए कि कौन सा फाइबर जो है वो सही रहेगा, ठीक है, फैब्रिक में यूज करने के लिए। फिर मैथमेटिक्स के लिए हमने देखा कि एयर फ्लो जो है उसको कैसे मॉडल किया जा सकता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिजिक्स में हमने जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो थी पार्टिकल्स के बीच में, जो ट्रैप हमें करने थे उसके बारे में हमने समझा। फिर बायोलॉजी में जो वायरस था कोरोना वायरस, उसका साइज, शेप और बिहेवियर जो है उसको हमने समझा, और सब चीजें मिला के आपका जो ये मॉडल है सर्जिकल मास्क का वो तैयार हुआ। तो जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनमें मल्टीपल वेज में आपको जो है सोचना पड़ता है और उनके बारे में जानना होता है आपको। जो साइंस है वो किससे शेप होती है? आपकी क्यूरियोसिटी से। जब तक आप क्यूरियस नहीं होगे तब तक आप साइंस के बारे में नहीं जान सकते, अपने आसपास की चीज़ें के बारे में नहीं जान सकते। दूसरा, यहाँ पे क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है और चीज़ों को कोलैबोरेट करना आना चाहिए, जैसे हमने अभी डिफरेंट जो फील्ड्स थी उनको कंबाइन किया। तो सबसे क्यूरियस होने के लिए क्या है? क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस पूछिए, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको टेस्ट करिए, जो रिजल्ट आ रहा है उनको शेयर करिए, ठीक है। अगर उनमें कोई मिस्टेक्स है तो उनसे सीखिए और फिर दोबारा उस पर क्वेश्चंस करिए कि ये मिस्टेक क्यों हुई और क्या हम इसमें और बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन है, सोलर इक्लिप्स का यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स जब होता है, ठीक है, तब कहा जाता है कि कुछ खाना नहीं चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सारे हमारे क्या हैं? बिलीफ्स है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक एविडेंस अगर यहाँ पे देखते हैं तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? जस्ट अ प्ले ऑफ शैडोज, सिर्फ शैडोज का खेल होता है कि ये जो हमारा सन है वो कवर हो जाता है, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई फिजिकल या केमिकल मैकेनिज्म हो रहा है जिससे आपका खाना खराब हो और आप खाना ना खाओ। तो हमारे जो बिलीफ है वो हमारे साइंटिफिक जो एटीट्यूड है उसको कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई भी साइंटिफिक थ्योरी है वो क्वेश्चंस के बियॉन्ड नहीं है, हमेशा ओपन आपको रहना है, ठीक है, चाहे आपके बिलीफ हो चाहे वो, और उसको करेक्ट करने के लिए आपको जो साइंस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो वही बिलीफ मानने चाहिए जो जिसके साइंटिफिक एविडेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ साइंस से क्या होता है? आपको हैबिट ऑफ थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। साइंस सिर्फ फैक्ट्स का ही कलेक्शन नहीं है, इक्वेशंस का कलेक्शन नहीं है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको कौन शेप करता है? आपकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और केयरफुल क्वेश्चनिंग, जो हमने अभी पीछे डिस्कस करी, ठीक है। अगर आप एक साइंटिस्ट नहीं भी बनोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो गई है, ठीक है, तो आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करना आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी फील्ड में जाएं फिर या कुछ भी काम करें, आप चीज़ों को क्रिटिकली देखेंगे, उनके अंदर जाके देखेंगे, टेक्नोलॉजी जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो उसकी काफ़ी ज़्यादा सेंस जो है आप बना पाओगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको किससे मिलते हैं? साइंटिफिक थिंकिंग से आपको मिलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कीजिए, उससे अपने एविडेंसेस जो है उनको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। कंपास की हेल्प से आपको गाइड मिलेगा, ठीक है, जो आपको गाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, ये आपका जो चैप्टर है उसका मेन एम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो ये यूजफुल है ही है, साथ में जो न्यू एनसीईआरटी है वो टीचिंग एग्जाम्स में भी अब पूछी जाएगी, तो उससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बाकी लेक्चर्स जो हैं वीडियोस हैं उनको देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।